ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया था, जिसमें एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ा, द्विव संकर संकरण प्रयोग पढ़ा। मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित दो नियम थे, जिन्हें क्रमशः प्रभाविता का नियम और युग्मों की सुप्ता का नियम कहते हैं। फिर अपना था द्विसंकर संकरण प्रयोग। जब दो जोड़ी प्रेसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवा दिया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, जिसमें हमने गोल व पीले बीज वाले जनकों का झुर्रीदार व हरे बीज वाले जनकों के साथ में क्रॉस के द्वारा समझा था। कुछ बच्चों का कमेंट है कि एक बार फिर से इसको रिवाइज किया जाए, तो आज हम फिर से पढ़ते हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग को। देखो, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, इसमें द्विव का शाब्दिक अर्थ दो है। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। और द्विसंकर संकरण पर एक स्वतंत्र अभिन्न का नियम दिया था मेंडल ने, जिसमें क्या बताया, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाली संतति प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही F1 पीढ़ी में स्व निषेचन या स्व परागण करवा दिया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाए, तो प्राप्त F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से आगामी संतति में या आगामी पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। और जो एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं उसे स्वतंत्र अपव्यन का नियम कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से अपव्यहित हो जाते हैं। इस पर हमने उदाहरण लिया था, गोल व पीले बीज वाले जनक का क्रॉस झुर्रीदार व हरे बीज वाले जनक के साथ में, इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया था। देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस हमने करवा दिया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अप्रभावी समयुग्मजी है, ये प्रभावी समयुग्मजी है, पेरेंटल है, जनक है। इनसे गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और इनसे गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। जैसे ही ये गैमेट या युग्मक, हिंदी में गैमेट को क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। जैसे ही इनका संलयन हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी विषम युग्मजी संतति प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी, और यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई अपना प्रभाव दिखाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई के प्रभाव को दबा देगा। तो ये जो संतति पैदा होगी वह गोल व पीले बीज वाली संतति होगी। F1 पीढ़ी में ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, प्रथम संतानीय पीढ़ी, जिसे हम F1 पीढ़ी कहते आए हैं। तो गोल व पीले बीज वाली संतति होगी। लेकिन जैसे इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया जाए, स्व परागण करवा दिया जाए, तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। देखो, RR YY और RR YY, इनसे गैमेट बनाए हैं तो कैपिटल R कैपिटल वाई और कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई और स्मॉल r स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही गैमेट यहाँ पर 4 गैमेट बन जाएंगे, सेम रहेंगे, इसके समान ही इस प्रकार के गैमेट यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो, इसको हम चेकरबोर्ड के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मेंडल के नियमों का जो निरूपण था उसको पुनेट नामक वैज्ञानिक ने, जैसे मैंने कल बताया था, पुनेट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक चेकरबोर्ड के रूप में निरूपित कर दिया था। तो इस प्रकार की संततियाँ ऐसे बना, ध्यान देंगे आप सभी। ये जो है सिंबल नरयुग्मक को दर्शाएगा और ये किसको दर्शा देगा, मादा युग्मक को दर्शा देगा। अब इनमें क्रॉस करवाते हैं। देखो, इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस किसके साथ में करवाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ में। तो चारों संततियाँ कैसी हो जाएंगी, प्रभावी होंगी और समयुग्मजी होंगी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसका क्रॉस अंतिम के साथ में। तो इस प्रकार की संततियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार से इस गैमेट का क्रॉस सभी इन चारों के साथ में करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ में, तो इसी प्रकार से ये संतति प्राप्त हो जाएगी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ में, तो इस प्रकार की संतति। और लास्ट में देखें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई,
इसी क्रम में इस गैमेट का देखो तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आगे बढ़ें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर अंत में चलें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ में तो एक आर बड़ा होगा, एक आर छोटा होगा, एक वाई बड़ी होगी, एक वाई छोटी होगी। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो ये संततियाँ यहाँ अंत में ऐसी संततियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से 16 संततियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखो ये किस प्रकार का लक्षण प्ररूप होगा इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कम से कम एक आर कैपिटल हो, एक वाई कैपिटल हो तो वो प्रभावी मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर आर कैपिटल है, यहाँ पर वाई कैपिटल है, तो गोल व पीले बीज वाली संतति हो गई। यहाँ भी यही कहानी है, यहाँ पर भी इस प्रकार से देखो। तो देखो ये जो संततियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संततियाँ किस प्रकार की हैं, तो देखो इसका लक्षण प्ररूप की यदि बात करें, गोल व पीले बीज वाली संतति की यदि संख्याओं की बात की जाए तो अपने पास में कितनी हो गई 9। अब इसके बाद में यहाँ ध्यान देना, दोनों आर बड़े हैं, दोनों वाई छोटी हैं, तो यहाँ पर आर प्रभावी है तो ये संतति गोल है, लेकिन वाई दोनों छोटी है तो ये हरे रंग की है। तो फिर देखो हम बात करेंगे गोल व हरे बीज वाली संतति, गोल व हरे बीज वाली संतति की बात करें, बीज वाली संतति की बात करें तो देखो ध्यान देना, दोनों वाई छोटी है, फिर यहाँ पर भी दोनों वाई छोटी हैं, और ध्यान रहे यहाँ पर भी दोनों वाई छोटी हैं यहाँ पर। तो इनकी कुल संततियों की संख्या कितनी होगी 3। फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर दोनों वाई बड़ी हैं, दोनों आर छोटे हैं। इसका मतलब हुआ ये जो संतति है वो झुर्रीदार व पीले रंग वाली है। तो झुर्रीदार व पीले बीज वाली संततियों की यदि बात करें तो ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों आर छोटे हैं, यहाँ पर दोनों आर छोटे हैं, और यहाँ पर भी दोनों आर छोटे हैं। तो ये जो संततियाँ हैं 3 जो संतति हैं वो किस प्रकार की हो गई, झुर्रीदार व पीले बीज वाली हो गई। लास्ट में चारों लेटर स्मॉल लेटर हैं, इसका मतलब ये समयुग्मजी अप्रभावी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो संतति है झुर्रीदार व हरे बीज वाली है। इस प्रकार से मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के स्वतंत्र अपव्यय वंशागति नियम में लक्षण प्ररूप 9:3:3:3:1 प्राप्त हो जाता है। लक्षण प्ररूप क्या होगा 3:9:3:3:3:1 प्राप्त हो जाता है। अब इसी ही चेकर बोर्ड की सहायता से हम जीन प्ररूप निकालने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का जीन प्ररूप प्राप्त होता है। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई मात्र एक संतति है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध गोल व पीले बीज वाली संततियों की संख्या कितनी होगी अपने पास में 1। कुछ बच्चों को यहाँ कुछ समझ में नहीं आया था, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल चारों लेटर कैपिटल लेटर में, इसका मतलब हुआ कि ये जो संतति है वो शुद्ध गोल व पीले बीज वाली है। इस पूरे के पूरे चेकरबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसा दिखाई देता है। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कहने का मतलब शुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज वाली संतति, शुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज वाली संततियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर दोनों आर बड़े हैं, एक वाई बड़ी एक वाई छोटी। ऐसा आपको इस चेकरबोर्ड में यहाँ और मिलेगा। दोनों आर बड़े, ध्यान से देखना, दोनों आर बड़े हैं, एक वाई बड़ी एक वाई छोटी। इसका मतलब हुआ ये संतति शुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज वाली संतति है, जिनकी संख्या अपने पास में कितनी हो गई 2 हो गई। इनको भी हटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत पैदा न हो। फिर आगे बढ़ते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका मतलब हुआ अशुद्ध गोल व शुद्ध पीले बीज वाली संततियों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर दोनों वाई कैपिटल लेटर में मिलेंगी और कम से कम एक आर कैपिटल लेटर में मिलेगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्राप्त संतति अशुद्ध गोल व शुद्ध पीले बीज वाली होती है। तो ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा कुछ गेमेट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की संततियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2। इनको भी अब हटा देते हैं इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं तो अंत में लिखा गया है इस प्रकार से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब हुआ अशुद्ध गोल अशुद्ध पीले बीज वाली संततियाँ 1, 2, 3 और 4, ऐसी कितनी संततियाँ हैं? 4 संततियाँ हैं। फिर देखो इन चारों को हटाते हैं। अब इसके बाद देखो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब शुद्ध गोल व शुद्ध हरे बीज वाली संततियों की यदि संख्याओं की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ चेकरबोर्ड में हमें एक बार ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार की संततियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसको भी हटाते हैं। फिर प्रिय विद्यार्थियों, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी अशुद्ध गोल व शुद्ध हरे बीज वाली संतति की यदि बात की जाए तो इनकी संख्याओं को देखें तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कहने का मतलब ऐसी कितनी संततियाँ हैं? 2 संततियाँ। इनको भी हटा देते। फिर देखो आगे बढ़ें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई शुद्ध झुरीदार व शुद्ध पीले बीज वाली संततियों की यदि बात की जाए तो इस चेकर बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 1 दिखाई देता है। इसका मतलब इस प्रकार की संतति कितनी हो गई? 1। इसको भी अब हटाना पड़ेगा। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कहने का मतलब शुद्ध झुरीदार व अशुद्ध पीले बीज वाली संततियाँ जिनकी संख्या यहाँ पर आपके सामने है, कितनी दिखाई देती है? 2। तो इनकी संततियों की संख्या हो गई 2। और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी शुद्ध झुरीदार और शुद्ध हरे बीज वाली संततियों की संख्या कितनी है अपने पास में? 1। इस प्रकार से ये जीन पर रूप प्राप्त हुआ, जिसको आप एक साथ लिख सकते हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 122 412 121 के रूप में देवशंकर संकरण प्रयोग में स्वतंत्र अफयन के नियम में जीन पर रूप 122 412 121 प्राप्त होता है। यह मेंडल का स्वतंत्र अफयन का नियम था। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेंडल के नियमों का महत्व क्या है? मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम थे, इनका अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ में दैनिक जीवन की यदि बात की जाए तो क्या क्या महत्व है? देखो इम्पोर्टेंस की यदि बात की जाए तो इसमें इस प्रकार की किस्में तैयार की जा सकती हैं। पादपों की बात करें, ऐसी किस्में किस प्रकार की किस्में जो अधिक पैदावार दें, अधिक पैदावार वाली हो, अधिक रोग प्रतिरोधक हो, जो परिस्थितियां हैं उनके विपरीत होने पर भी अच्छी तरीके से अपने आप को बनाए रखें, अधिक बड़े व सुंदर दिखने वाले फूलों की किस्में तैयार आनुवंशिकता के माध्यम से की जा सकती हैं। यदि यही बात किस्में की जाए, जंतुओं में किया जाए तो गाय, बकरी, भैंस, इन जंतुओं की नस्ल में सुधार हेतु जेनेटिक्स को काम में लिया जाता है। अधिक दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, अधिक अंडे उत्पादन की दृष्टि से, अधिक मांस उत्पादन की दृष्टि से जेनेटिक्स को काम में लिया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, इनके निराकरण में भी जेनेटिक्स का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो आनुवंशिकता वर्तमान में देखो क्या होता है, आपने किसी प्लांट्स की बात की तो उसमें कम पैदावार वाली किस्में यदि वो है तो उसमें सुधार किया जा सकता है और उसमें परिवर्तन करके जेनेटिक्स के माध्यम से अधिक गुणवत्ता वाली फसल को तैयार किया जा सकता है। ये मेंडल के नियमों, आनुवंशिकता के नियमों का कुछ इम्पोर्टेंस है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का जो चयन किया था तो उसको क्या सफलता मिली, या मेंडल ने संकर संकरण प्रयोग में क्या सफलता प्राप्त की? देखो उसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधे का चुनाव किया। और मटर के पौधे में उसने विपर्यासी जो लक्षण चुने थे, मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण थे, जिनमें से मेंडल क्या करता है अपने प्रयोग में 7 विपर्यासी लक्षणों को चयन करता है। और प्रत्येक लक्षण
अलग अलग डीएनए या अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सबसे बड़ी सफलता का कारण यही था, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण चुने और वो सातों के सातों लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पर दिखाई दिए। किस समय की बात है? जब मेंडल अपने प्रयोग कर रहा था। दूसरी सफलता का कारण था, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल क्या करता है? एक एक करके प्रयोग करता है। मेंडल एक समय में एक लक्षण की वंशागति का प्रयोग किया था मेंडल ने, इसलिए वो सफलता का कारण बन गया। नंबर 3, मेंडल ने अपने प्रयोग में गणित तथा सांख्यिकी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग कर लिया? गणित तथा सांख्यिकी का प्रयोग किया। अर्थात जो आंकड़े प्राप्त हो रहे थे, स्टेप बाय स्टेप उन आंकड़ों को वो प्रमाणित करते गए, लिखते गए, अर्थात गणित तथा सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या माने जाते हैं? मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं और ये विपरीत लक्षण जो हैं क्या थे? अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते थे। दूसरा था, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तीसरा था, गणित तथा सांख्यिकी का प्रयोग किया। चौथा, एक और महत्वपूर्ण प्रयोग था, मेंडल अपने प्रयोग में F1, F2, F3 पीढ़ी तक ही सीमित रहा। कहने का मतलब, एक संकर संकरण प्रयोग किया, फिर उसमें F2 पीढ़ी प्राप्त की और F3 पीढ़ी तक ही सीमित रहा। अर्थात 3 संततियों तक यथावत जनकों के लक्षणों का अध्ययन करता है मेंडल, इसलिए ये भी एक सफलता का कारण बन जाता है। तो स्पष्ट है कि मेंडल अपने वंशागति के नियमों में स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करता है। यदि और बात की जाए तो यदि मेंडल क्या काम करता है? F1 पीढ़ी क्रम से करता है, वो एक एक लक्षण को लेकर के वंशागति का अध्ययन करता, जबकि उस समय के जो अन्य वैज्ञानिक थे एक साथ अधिक लक्षणों का एक ही साथ प्रयोग कर रहे थे और वो उनकी विफलता का कारण बना और मेंडल की सफलता का कारण बना। इस प्रकार से मेंडल अपने प्रयोग में क्या हो गया? सफल हो गया। फिर और यदि एक इम्पोर्टेंस और माना जाए तो मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था, उस मटर के पौधे में जो लक्षण थे वो शुद्ध प्रकार के लक्षण थे। अर्थात मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध पादप का चयन किया जिसमें आसानी से वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जा सके। ये थे मेंडल के एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित नियम। फिर मेंडल के वंशागति में और आनुवांशिकता के विचलन, कुछ विचलन पैदा हो गए जिनका अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले देखो मेंडल को क्या विचलन नजर आया? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? देखो, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाली संतति अपना प्रभाव दिखाती है, जिसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं, और वो लक्षण यहाँ पर काम नहीं आएगा। कहने का मतलब, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ये हुआ कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू नहीं होगा। इसमें मेंडल ने क्या बताया? ध्यान से देखना। इसने एग्जाम्पल में गुल अब्बास अपना प्रयोग किया। गुल अब्बास जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, या फिर मैं नाम लूँ मिराबिलिस जलापा। क्या नाम ले दिया मैंने? मिराबिलिस जलापा। स्पेन ड्रैगन में मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता को देखा। देखो किस प्रकार से, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर ये प्रभावी संतति है और ये अप्रभावी समिगुमजी संतति है। यानी जब लाल पुष्प वाले पादपों का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पादपों के साथ में करवा दिया जाए, देखो यहाँ से गैमेट कैपिटल आर आएगा, यहाँ से गैमेट स्मॉल आर आएगा, और जैसे गैमेट में संलयन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अब मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार ये संतति विषमयुग्मजी है, तो कैसी होनी चाहिए? लाल पुष्प वाली होनी चाहिए। हमने पढ़ा था, मैं देखो इसको एक डिफरेंस से समझाने का प्रयास करता हूँ।
मैंने एक संकर संकरण प्रयोग में कहा था कैपिटल टी लंबे पौधे के कारक को निरूपित कर रहा है, स्मॉल टी बोनेपन को। फिर मैंने गैमेट बनाया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जैसे क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये जो संतति थी कैसी थी, अशुद्ध लंबे वाली थी। कहने का मतलब यहाँ पर जो लंबेपन का जो कारक था F1PD में दिखाई देता है, तो यही तो क्रॉस मैंने यहाँ करवाया, कैपिटल R स्मॉल आर। ये लाल पुष्प को निरूपित कर रहा है, ये सफ़ेद पुष्प को निरूपित कर रहा है। तो जैसे इनमें क्रॉस करवा दिया जाए तो इसमें संतति जो प्राप्त हो रही है उसमें कैसी होनी चाहिए थी, लाल पुष्प वाली होनी चाहिए थी। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो प्राप्त F1PD में प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अर्थात ये जो F1PD में जो संतति है अब किस रंग की हो जाएगी, गुलाबी रंग की हो जाएगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर से देखना, आनुवांशिकता, मेंडल के आनुवांशिकता के कुछ विचलन हैं, जिसमें पहला अपना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता का मतलब मैंने आपको किस में बताया, गुलअब्बास, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा या स्पेन ड्रैगन की यदि बात की जाए तो उसमें लाल पुष्प वाली संतति का सफ़ेद पुष्प वाली संतति के साथ में क्रॉस करवाया जाए तो प्राप्त F1PD में दोनों जनकों के बीच के लक्षण वाली संतति प्राप्त होती है, अर्थात गुलाबी रंग की संतति प्राप्त होती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो वंशागति हुई ये इनकम्प्लीट प्रकार की वंशागति होती है। फिर इसमें यदि क्या करवा दिया जाए, स्वपरागण करवा दिया जाए तो हमें पता है कि F1PD में यदि स्वपरागण करवा दिया जाएगा तो F2PD प्राप्त होगी। देखो कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r, इसके गैमेट बनाते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। देखो ध्यान से देखना, इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ में, इसका क्रॉस इसके साथ में, इसका क्रॉस इसके साथ में। अब कैपिटल R और कैपिटल R, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। प्राप्त F2PD में लक्षण पर रूप और जीन पर रूप क्या होगा, अब दोनों ही कैपिटल लेटर में, इसका मतलब ये किस प्रकार की संतति है, लाल पुष्प वाली संतति है, और ये दोनों ही किस प्रकार की हो गई, गुलाबी रंग की संतति हो गई, और ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसका मतलब ये सफ़ेद रंग की संतति हो गई। तो देखो 1:2:1 लक्षण पर रूप होगा और 1:2:1 ही जीन पर रूप होगा। तो मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण पर रूप और जीन पर रूप एक प्रकार का प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता और दोनों जनकों के बीच के लक्षण वाली संतति पैदा हो जाती है, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये किस में बताया मैंने, गुलाबास जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, मिराबिलिस जलापा, स्पेन ड्रैगन में इस प्रकार की वंशागति पाई जाती है, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर यदि दूसरे विचलन की बात करें तो सहप्रभाविता। अब प्रिय विद्यार्थियों सहप्रभाविता के नाम से स्पष्ट है, सह का शाब्दिक अर्थ होता है साथ में, सहप्रभाविता। देखो इसका मतलब कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जब या तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाएं या फिर एक लक्षण वाले विपरीत लक्षणों वाली संततियों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो प्राप्त F1PD में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ वंशागत होते हैं। इसे सहप्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहप्रभाविता कहा जाता है। समझने का प्रयास करना, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो मैंने कैपिटल R स्मॉल r, ये लाल रंग की मवेशी है और इसका क्रॉस सफ़ेद रंग की मवेशी के साथ में करवा दिया, गाय के साथ में करवाया। मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार यदि चलेंगे तो ये जो संतति पैदा होगी, जैसे मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता में बताया, स्पष्ट है ये लाल रंग की मवेशी होनी चाहिए। लेकिन सहप्रभाविता में क्या होता है, क्या देखने को मिलता है कि एक लक्षण को निरूपित करने वाली विपरीत संततियों के बीच में या जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो उनसे प्राप्त होने वाली संतति में प्रभावी और अप्रभावी
दोनों लक्षण साथ साथ वंशागत हो जाते हैं। कैसे? देखो, ये जो संतति अब होगी वो चितकबरी होगी। कैसी होगी? चितकबरी होगी। मतलब उस गाय की जो त्वचा है, त्वचा में ये रंग देखने को मिला, त्वचा है उसमें लाल रंग के और सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे, जिसे हम चितकबरा कहते हैं। अब इसमें भी यदि क्या करवा दिया जाए, स्वनिषेचन करवा दिया जाए, जंतु है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो देखो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यदि इसके गैमेट बनाए तो जिस प्रकार से पिछले क्रॉस में, पिछले नियम में गैमेट बने थे वैसे ही बनेंगे। इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये संततियाँ प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोनों समविभोजी प्रभावी हैं, तो ये किस रंग की गाय होगी? लाल रंग की। और ये दोनों कैसी हो जाएगी? चितकबरी। और ये कैसी हो जाएगी? सफ़ेद। तो यहाँ पर भी लक्षण पर रूप और जिन पर रूप कैसा दिखाई देगा? 1:2:1 दिखाई देगा। इस प्रकार की वंशागति को सह प्रभाविता कहा जाता है। और यहाँ पर भी मेंडल की प्रभाविता का जो नियम था वो लागू नहीं होगा। तो हमने विचलन में 2 पढ़े। एक अपूर्ण प्रभाविता थी, जिसमें क्या होता है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है, जिसका हमने अध्ययन गुल अब्बास 4 o'clock में किया। ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो सहप्रभाविता की यदि बात की जाए, सह का शाब्दिक अर्थ है साथ साथ, और किसका साथ साथ? प्रभावी और अप्रभावी। या हम बात करें दोनों जनकों के लक्षण एक साथ आगामी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, उस प्रकार की प्रभाविता को क्या कहा जाता है? सह प्रभाविता कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने एक मवेशी का लिया, जिसमें लाल रंग की मवेशी का क्रॉस मैंने सफ़ेद रंग की मवेशी के साथ में करवाया, तो प्राप्त F1 पीढ़ी में जो संतति पैदा होती है, जो मवेशी पैदा होती है, उसकी त्वचा का रंग चितकबरा होता है, जिसमें स्वनिषेचन करवा दिया जाए या 2 चितकबरी जो संततियां हैं उनके मध्य क्रॉस करवा दिया जाए, तो प्राप्त संततियां जो हैं उनमें लाल चितकबरी और सफ़ेद रंग की संततियां प्राप्त होती हैं। अर्थात जिन पर रूप, लक्षण पर रूप 1:2:1 दिखाई देता है। कल कुछ और विचलनों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।